आज की जो कहानी है वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये स्टोरी किसी मर्डर मिस्ट्री फिल्म की तरह ही है। इस स्टोरी में प्यार है, रोमांस है, सेना का जवान है और अंत में रीढ़ की हड्डी की तरह जमा देने वाली एक कत्ल की कहानी भी है, जिसे सॉल्व करने में एक पल तो पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल चुके थे, क्योंकि हत्यारा पाताल लोक के हथौड़ा त्यागी की तरह हथौड़े से तब तक अपनी प्रेमिका का सर फोड़ता रहा जब तक उसकी जान ना निकल जाए। तो आखिरकार ये पूरी स्टोरी किस वजह से ये क्राइम सीन बना, गलती किसकी थी, क्या कारण था, चलिए जानते हैं आज किस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेने के बाद आपकी जो भी राय हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ में पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसने जो भी ये मर्डर किया था या क्राइम सीन जो भी तैयार किया था, इसमें वो मर्डरर सिर्फ और सिर्फ एक एसयूवी गाड़ी के चक्कर में पकड़ा गया। पर कैसे, चलिए जानते हैं। इस स्टोरी की जो शुरुआत है वो होती है इसी साल के 10 सितंबर 2023 की सुबह से, जब देहरादून के ही रायपुर थाने में एक कॉल आती है। फोन करने वाला जो आदमी था वो वहीं पर पासी के गांव का प्रधान होता है, जो पुलिस वालों को एक ऐसी खबर देता है। वहां पर उस पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले थे वहां पर पूरा माहौल ही बदल चुका था और थाने में मौजूद एसएचओ पूरी पुलिस टीम के साथ अपने थाने क्षेत्र में छिवालगढ़ के सुनसान रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। मौके पर पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें झाड़ियों के पीछे एक महिला की डेड बॉडी मिलती है, जिसके जिस्म पर कई सारे निशान थे, खास करके उसके सर के ऊपर। और वहीं पास में एक टॉयलेट क्लीनर की खाली बोतल भी पड़ी हुई थी। डेड बॉडी को देखने से ये साफ लग रहा था कि उस औरत की जो उम्र है वो करीबन 30-35 साल के आसपास की है, और जो उसका चेहरा था उसे देखने से ये लग रहा था कि वो कोई लोकल नहीं, मतलब कि वो उत्तराखंड की नहीं थी। पास ही में कोई पर्स या फिर कोई आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था जिससे उस महिला की पहचान की जा सके। तो यहाँ पर पुलिस वालों के लिए जो सबसे बड़ा एक चैलेंज जो सामने निकल कर आया कि इस महिला की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि एक लावारिस डेड बॉडी की शिनाख्त करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए पुलिस वालों ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशंस में इस महिला की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने की, ये बात है भी या नहीं, इसका पता लगाने की कोशिश की। लेकिन हर जगह से, हर पुलिस स्टेशन से जवाब इन पुलिस वालों को ना में ही मिला था, और ना जवाब आना भी बहुत ही लाजमी था, क्योंकि जो महिला लोकल थी ही नहीं तो उसका मिसिंग कंप्लेंट आखिरकार कौन दर्ज करवाएगा। इसीलिए पुलिस वाले अपनी तहकीकात के तरीकों में थोड़ा सा बदलाव लेकर आने लगे और वहां पर मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरास को छानने लगे। अब जिस जगह पर डेड बॉडी मिली थी वहां पर तो कोई सीसीटीवी मौजूद नहीं था, लेकिन उसके आगे पीछे सड़क पर कई जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। तो इसीलिए पुलिस वाले सभी सीसीटीवी कैमरास की छानबीन करने लगे कि आखिरकार यहाँ पर डेड बॉडी ये इस महिला की पहुंची तो पहुंची कैसे। तो यहाँ पर उन लोगों ने, पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरा में 250 गाड़ियों को स्टडी किया, लेकिन सब पर शक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उन्होंने उन 250 गाड़ियों में से 18 गाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया उस मर्डर सीन के टाइमिंग को देखते हुए। पुलिस वालों को वहां पर एक चीज और मिली, उस महिला ने जो कपड़ा पहना हुआ था उस पर एक बारकोड लगा हुआ था। बारकोड से ये पता चल पाया ये जो भी कपड़े वगैरह इसने पहन रखे हैं ये कहां से लिए हुए हैं, ये एक ज़ूडियो ब्रांड से लिए हुए थे। तो वहीं पर आसपास एक ज़ूडियो ब्रांड का ही 2 शोरूम मौजूद थे। वहां पर पता किया गया तो ये पता चला कि जो पिछले कुछ ही दिनों में ऐसे 8 कपड़े बिके हैं। तो इसीलिए पुलिस वालों ने उस शोरूम के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास को भी खंगालना शुरू कर दिया, और फिर जो चीज निकल कर सामने आई वो यहाँ पर पुलिस वालों के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू बनकर सामने आ चुका था। वो ये ब्रेक थ्रू था जो कपड़ों के शोरूम के आसपास पुलिस वालों को एक किया कंपनी की एक एसयूवी गाड़ी दिखी जिस पर आर्मी लिखा हुआ था, और यही एसयूवी गाड़ी उन 18 शॉर्टलिस्ट की गई गाड़ियों में से भी एक थी जिस पर पुलिस वालों को शक था। और ऊपर से इस गाड़ी ने उस रात आने और जाने में बाकी सभी गाड़ियों से एक्स्ट्रा टाइमिंग ली थी, जिससे पुलिस वालों का शक यहाँ पर और भी ज्यादा पक्का होता जा रहा था।
गाड़ी के डिटेल्स और ऑनर का पता लगाया गया तो जो बात निकलकर सामने आई उसके बाद पुलिस वाले भी हैरत में आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी का ऑनर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय था। लेकिन बात यहाँ पर भारतीय सेना के एक जवान की थी, तो इसीलिए पुलिस वाले अपना हर एक कदम फूक फूक कर रख रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने सारे इंफॉर्मेशन जो भी उन्हें एविडेंस मिले थे, उन्होंने उन सभी एविडेंस को दोबारा वेरीफाई किया। उन्होंने दोबारा से सीसीटीवी कैमरास खंगाले और इसके अलावा उन लोगों ने जो सीसीटीवी शोरूम के जो खंगाले थे, उन हर जगह पर हर सीसीटीवी में वो एसयूवी गाड़ी मैच हो रही थी और गाड़ी के डिटेल्स भी उसी के साथ मैच हो रहे थे। इसीलिए पुलिस वालों ने लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय के मोबाइल का सीडीआर निकलवाना शुरू किया। सीडीआर के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि उसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड कहते हैं। फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि जब पुलिस वाले अपराधी की लोकेशन का पता लगाना चाहती है या फिर वो किससे बात कर रहा है किससे नहीं, जब इन सारी चीजों की डिटेल निकलवाई जाती है तो उसे ही हम सीडीआर कहते हैं। यहाँ पर इस केस में पुलिस वालों ने कुछ ऐसा ही किया था और उन्हें जो उस सीडीआर से रिजल्ट मिला तो वहाँ पर पुलिस वाले एकदम हैरान रह चुके थे, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय थे उनका लोकेशन भी बिल्कुल वहीं पर ही थी जहाँ जहाँ पर एसयूवी गाड़ी घूम रही थी, कत्ल वाली जगह पर भी, और उससे पहले जो कपड़े का शोरूम था जहाँ पे वो गाड़ी थी वहाँ भी उनके मोबाइल की लोकेशन मौजूद थी। पुलिस वालों ने इतने पुख्ता सबूत हासिल कर लिए थे कि वो कर्नल से सवाल जवाब तो कर ही सकते थे। इसीलिए वो पुलिस वाले अपनी एक टीम बनाकर उनके कर्नल के घर पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों ने वहाँ पर सवाल जवाब भी किए तो लेफ्टिनेंट कर्नल एकदम सारी वारदात से मुंह कर चुके थे। उन्होंने ऐसा दिखाया कि उन्हें इन सभी चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना तो वो ऐसे किसी लड़की को जानते हैं और ना ही इन सभी चीजों को। लेकिन पुलिस वालों को उन पर शक था, वहाँ पर उनके खिलाफ पुलिस वालों के पास सबूत भी मौजूद थे। और जब पुलिस वालों ने उनसे कहा कि वो लोग लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय की गाड़ी की चेकिंग करना चाहते हैं, उनकी तलाशी लेना चाहते हैं, तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी यहाँ पर मान चुके थे। और जब पुलिस वालों ने एसयूवी गाड़ी की तलाशी ली तब वहाँ पर उन्हें कुछ सबूत मिले। कार के अंदर खून के कुछ छींटे मौजूद थे जो सीट पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अब एक और सबूत जब पुलिस वालों के हाथ लगा तो बाकी सबूत पुलिस वालों ने कर्नल साहब के सामने ही सारे रख दिए। अब कर्नल रामेंदु को ये समझ आ चुका था कि अब झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए वो सच का रास्ता ही अपनाएं और जो भी बात है वो पुलिस वालों को डिटेल में बता दें। और उन्होंने उस टाइम पर कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने अपने जुर्म की कहानी पुलिस वालों को बतानी शुरू की कि आखिर क्यों उन्होंने इस जुर्म को अंजाम दिया, क्यों आखिरकार उस बार डांसर को मौत के घाट उतार दिया। रामेंदु उपाध्याय ने उन दिनों की कहानी सुनाई जब बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल उनकी जो पोस्टिंग थी वो सिलीगुड़ी टाउन में हुआ करती थी, वेस्ट बंगाल के। तो वहाँ पर उनका एक बार में काफी ज्यादा आना जाना हुआ करता था और उसी बार में आने जाने के दौरान उन्हें एक बार डांसर मिली जिससे इनकी बातचीत होना शुरू हो चुकी थी। और उनकी वो मौज वाली बातचीत कब दोस्ती में बदल चुकी थी और कब दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, इन्हें कुछ पता ही नहीं चल पाया। जब प्यार इनका परवान चढ़ने लगा तो ये दोनों आपस में मिलने लगे, साथ भी रहने लगे और काफी वक्त इन दोनों ने साथ में भी गुजारा, एक प्रॉपरली कपल की तरह। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। इनकी जो ये प्यार भरी कहानी इस लड़की के साथ चल रही होती है, यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय और बार डांसर श्रेया की, इनकी जो भी प्रेम कहानी चल रही थी, इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय का ट्रांसफर हो जाता है सिलीगुड़ी से देहरादून के अंदर। अब यहाँ पर देहरादून रामेंदु उपाध्याय को अपनी बीवी और बच्चों के साथ आना पड़ जाता है। जी हाँ, जो लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय हैं, ये पहले से ही शादीशुदा थे और उनका एक बेटा भी है। फिर भी वो एक बार डांसर के प्यार में पड़ चुके थे, उसके साथ रहने लगते थे। लेकिन जब देहरादून वापस जाने की बात आती है तो यहाँ पर वो अपने इस प्यार से मुकर जाते हैं और अपने सारे रिश्तों को, जो भी एक तरह से नाजायज संबंध इन्होंने बना रखे थे उस बार डांसर श्रेया के साथ, उसके साथ वो बिल्कुल ही रिश्ते खत्म कर देते हैं। श्रेया से अपना मुंह मोड़ लेते हैं और वापिस देहरादून निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर श्रेया बार डांसर थी, लेकिन वो सिर्फ मौज मस्ती और पैसों के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय के साथ नहीं थी, वो बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ अपना फ्यूचर देख रही थी और वो चाहती थी कि उनका नाम श्रेया को मिले। इसीलिए अपना हक लेने के लिए श्रेया अपनी प्रेमी के पीछे पीछे सिलीगुड़ी से देहरादून तक पहुंच चुकी थी। सिलीगुड़ी को
छोड़कर उस प्रेमी के पास जो पहले ही उससे पीछा छुड़ाकर देहरादून भाग चुका था। श्रेया जब यहाँ पर देहरादून पहुंची तब रामेंदु उपाध्याय की भी एक मजबूरी बन जाती है कि वो उसका ख्याल रखें, और जैसे उसी सिलीगुड़ी में उसके सारे खर्चे उठाया करते थे, यहाँ देहरादून में भी वो श्रेया के सारे खर्चे उठाने लगे। उसके लिए उन्होंने उसके रहने का इंतजाम किया, उसके लिए कपड़े खरीदे और जो भी खर्चे थे, खाना पीना रहना जो भी था, इन्होंने सब खर्चे उठाए। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए भी नहीं छुपते, यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। और ऐसा ही एक दिन आया, रामेंदु उपाध्याय के इस पूरे मामले की खबर जब उनकी बीवी को हुई, तब इन दोनों के बीच हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होने लगे। इनके परिवार का माहौल इतना ज्यादा बिगड़ चुका था, रामेंदु उपाध्याय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इनके इतने झगड़े बढ़ते गए कि इनके घर में ही रहना रामेंदु उपाध्याय के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और इधर श्रेया जो बार डांसर लड़की थी, जो लेफ्टिनेंट कर्नल के इश्क में पड़ चुकी थी, जो सिलीगुड़ी से देहरादून तक पहुंच चुकी थी अपना हक लेने के लिए कि भाई मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो, घर बसाओ और मुझे अपना नाम दो। और वो देहरादून आकर लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर दबाव डालने लगी थी कि भाई तुम मेरे साथ शादी करो, मेरे साथ वापस तुम सिलीगुड़ी चलो। लेकिन यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनके पहले ही झगड़े अपनी पत्नी के साथ चल रहे थे, और जब श्रेया के बारे में उन्हें पता चला तो यहाँ पर तो बात कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी थी। दोनों तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर यहाँ पर दबाव बन चुका था, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय एक फैसला ले लेते हैं कि यहाँ पर अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रात आई 9 सितंबर 2023 की। लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय अपनी प्रेमिका को, यानी कि बार डांसर जो श्रेया थी, उसको लेकर देहरादून के एक बार में जाते हैं। वहाँ पर दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं, शराब पीते हैं, एंजॉय करते हैं। खुद तो वो शराब कम पीते हैं और श्रेया को एकदम पिलाकर टुन ही कर देते हैं, और उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में लेकर श्रीवालगढ़ के सुनसान रास्ते पर पहुंच जाते हैं। वहीं पर गाड़ी के अंदर ही बातों में ये बातचीत शुरू हो चुकी थी इनके रिश्ते को लेकर, और ये बातचीत झगड़े में बदल चुकी थी। श्रेया बार बार बोल रही थी, आप कुछ भी करो, मुझे आपकी बीवी, आपके बच्चे से कुछ भी लेना देना नहीं है, आप मुझसे शादी करो और मेरे साथ सिलीगुड़ी रहने के लिए चलो। अगर सिलीगुड़ी नहीं जा सकते तो यहीं पर ही हम अपना घर बसा लेते हैं। और साथ ही साथ श्रेया ने इतनी बात भी बोल दी, अगर आप अपने बच्चे को अपने साथ लेना चाहते हो तो मैं उसे रखने के लिए तैयार हूँ, एक उसे माँ का ही दर्जा मैं दूंगी, बस आप मेरे साथ रहो, मुझसे शादी करो। ये सब श्रेया वो बार डांसर जो थी वो लगातार बोल रही थी। और यहाँ पर ये बात सुनकर जो लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय थे, उनका पारा हाई हो रहा था। ये सब इन्हीं बातचीत में इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल गाड़ी में रखे अपने हथौड़े को उठाते हैं और उससे श्रेया को मारना शुरू कर देते हैं, और तब तक मारते रहते हैं जब तक उसकी जान ना निकल जाए। और सिर्फ उसकी डेड बॉडी को फेंकते नहीं, बल्कि टॉयलेट क्लीनर जो एसिड होता है ना, उसे उसके चेहरे पर फेर देते हैं ताकि उसका चेहरा पहचान में ही ना आ पाए और वहां से वो भाग निकले। इसके आगे की जो भी कहानी है वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि कैसे कैसे इन्होंने क्या किया। जैसे पुलिस वालों को एक खबर पहुंची और पुलिस वालों ने तहकीकात की, सीसीटीवी एसयूवी गाड़ी की मदद से वो लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय तक पहुंच चुके थे। तो ये थी पूरी कहानी बार डांसर श्रेया के बारे में और एक भारतीय सेना लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय के बारे में। कैसे इन्होंने एक मैरिटल अफेयर बाहर चला रखा था और उसने अपना हक मांगा तो इन्होंने हक देने से मना कर दिया, इस डर से कि इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली जाएगी। अगर यही सोच ये पहले रखते तो इन्हें ये चीज करनी ही ना पड़ती, इस चीज से इन्हें फेस करना ही ना पड़ता। लेकिन पता नहीं, एक शादीशुदा आदमी होने के बावजूद भी इंसान दूसरे के प्यार के चक्कर में पड़ी जाता है और उससे निकलने की बजाय वो उसे सामने वाले लड़की को, उस औरत को खत्म ही उसे करना होता है। इनकी स्टोरी पता नहीं यहाँ पर ही क्यों आकर एंड हो जाती है, मुझे इस बात की कभी भी समझ नहीं आई। हर एक स्टोरी आप कोई भी उठाकर देख लो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, वो एक मर्डर तक आकर ही खत्म होगी और उसके बाद क्या होगा, जो विक्टिम है, जो अपना इंसाफ मांग रहा होता है, उसकी तो मौत हो जाती है और जो मर्डर होता है वो थोड़े टाइम तक तो भागता फिरता है। जब उसे लगता है कि हाँ बस अब इतना हो गया, या तो वो खुद भी मर जाता है या फिर वो पुलिस वालों के आगे अपना सब कुछ बयान उगल देता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। यही आजकल चल रहा है।
खैर ये थी पूरी कहानी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपने ये स्टोरी पहली बार सुनी है या आप पहले भी सुन चुके हैं, मुझे इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये स्क्रीन पर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट जरीन सादिया को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।